सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल बिल्कुल ठीक हैं और हम जो है ख़बरें डिस्कस करते हैं, मसाइल डिस्कस करते हैं, लेकिन जो एक हमारा एक मुनफरद चीज़ है मुझे लगता है हमारे शो में, वो ये है कि हम प्रोजेक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं, ख़ास तौर पे जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हों और ख़ास तौर पे ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका शायद डायरेक्टली ताल्लुक़ किसी मसले को हल करने से ना हो, कि जैसे कि जी पुल बनाना है क्योंकि रश बड़ा हो गया है, हम उस तरह की चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। तो मेरे ख्याल में आज भी हमारे पास कुछ है। सर आज हमारे पास बिल्कुल सर इस किस्म की एक चीज़ है। सर आपको पता है हमारे जो मुल्क के अंदर दीगर अदारे हैं उनमें प्रॉब्लम्स रही हैं। हमारा जो डिस्कोज़ हैं, बिजली का निज़ाम एक मसला रहा है, अभी भी है। हमारा जो एयरलाइन नेशनल कैरियर PIA जो है उसका मसला बड़ी देर से था। अब ऐसी चीज़ें हुई हैं, आरिफ बीब साहब शो पे थे लास्ट वीक, उन्होंने बताया कि हम इसको ठीक करेंगे, वो मसला हल हो गया। और सर तीसरा हमेशा रहा है रेलवेज़। अच्छा, ये ख़बर जो है ये इस चीज़ पे नहीं है कि रेलवेज़ का जो अपना एक निज़ाम है, बेसिक मकसद तो ये है पॉइंट A से पॉइंट B मुसाफिरों को पहुँचाना, ये उसकी बात नहीं हो रही। ये प्रोजेक्ट एक डिफरेंट नौयत का है, लेकिन ये मेरे ख्याल में ज़रूरी है। चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा ने लाहौर की हद तक ऑब्वियसली ये बात हो रही है, तो हमारा जो लाहौर का रेलवे स्टेशन है उसकी खूबसूरती, बल्कि पंजाब भर के अंदर जो रेलवे स्टेशन है उनकी खूबसूरती है, उसका एक जो है मिशन उन्होंने ले लिया। और वो कह रही हैं कि जी के शुरुआत जो है लाहौर रेलवे स्टेशन से की जाएगी, जिसके अंदर उसको आप एक एयरपोर्ट के तर्ज पे आप उसको रिविज़िट करेंगे, रीइन्वेंट करेंगे। ज़ाहिर है सर एयरपोर्ट के अंदर एक डिफरेंट किस्म का माहौल होता है, एक डिफरेंट किस्म की उसकी बनावट होती है, एक डिफरेंट किस्म की उसके वहाँ पे चीज़ें मौजूद होती हैं। तो एक रेलवे स्टेशन जो है उसको उससे काम हरगिज़ नहीं होना चाहिए। दुनिया भर में हम देखते हैं बड़े शानदार, बड़े आलीशान किस्म के रेलवे स्टेशन भी होते हैं, क्योंकि लोग बहुत सफ़र करते हैं उसके ऊपर। अब हमारा जो रेलवे सिस्टम है, ऐसे तो नहीं कहा जा सकता कि जी उस पर ट्रैफिक बड़ी कम है, उस पर तो ठीक ठाक ट्रैफिक है, बड़ी तादाद लोग जो है वो रेलवे इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो रेलवे कार्स हैं, हमारी जो रेलगाड़ी है, वो उसको भी उसके कैबिन जो है बहुत अपग्रेड किए गए हैं। अब तो मेरे ख्याल में एक बड़ी VIP किस्म की जो रेल है वो भी मौजूद है यहाँ पे, जो चलती है, उस ज़ाहिर कम चलती है बट चलती ज़रूर है, तो लोग उस पर भी जाते हैं। और ज़ाहिर है एयर फेयर देने के लिए, डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए रेलवे जो है वो बहुत ही एक मुनासिब कीमत में आप इधर से उधर जा सकते हैं। टाइम ज़्यादा लगता है बट वो एक अलग बात है। तो जो स्टेशन है जिसके थ्रू गुजर के आपने अपना सफ़र का आगाज़ करना है, उसको भी एक ऐसे नौयत का होना चाहिए कि लोग वहाँ पर कंफर्टेबल फील करें। वहाँ पर जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि आपका टिकट स्टेशन हो जाए, आपकी लेबोरेटरीज़ हो जाएँ, आपके दीगर और चीज़ें हो जाएँ खाने पीने की, वहाँ पे वो बड़ी अच्छी नौयत की होनी चाहिए। और यही प्लान जो है मरीम नवाज़ साहिबा जो है इसको लाहौर से इनिशिएट करने लगी। जी बिल्कुल, देखिए ना, सबसे बड़ा मसला तो रेलवे का जो रहा वो ज़ाहिर है ये था कि हम एक दौर में एक्सीडेंट्स बहुत होते थे, उसको ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। उनकी अब फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, दूसरी चीज़ फिर ये है कि जी हम सुनते थे कि ट्रेनें टाइम पर नहीं आती। अगेन ये बहुत बेसिक चीज़ है, अगर एक ट्रेन टाइम पे ही नहीं है तो फिर आपने क्या करना है उस सवारी का। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत बेसिक हैं, इनको ठीक पहले करना था, ये चीज़ जो है ये बाद में आनी थी और इसी तरह हो रहा है। अगेन मैं आज भी समझता हूँ, आपने कहा है कि नई ट्रेन्स का इजाफा हुआ है, मैं आज भी समझता हूँ कि ट्रेन्स कम है, मज़ीद ऐड करनी चाहिए। चौथी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पूरी दुनिया में ट्रेन्स जो हैं वो सब्सिडाइज्ड होती हैं। ट्रेन्स अपना सही मानों में जो रेवेन्यू इकट्ठा करती हैं वो कार्गो से करती हैं। पाकिस्तान में अब ये एक लंबी डिबेट है, इस पे अभी जाना नहीं बनता है, लेकिन पाकिस्तान में रेलवे ने कार्गो जो है वो उसको बरकरार नहीं रख सकी, वो फिर गाड़ियों वाले ले गए। सो किस तरह से इन्होंने अब वो अपना बिजनेस वापस लेना है, ये मिनिस्टर रेलवे जो हैं उनकी मेरे ख्याल में टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की कि जो रेलवे स्टेशन है उसको कंफर्टेबल होना चाहिए, उसको बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जिस तरह एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, हम जिस तरह जहाज़ों की बात करते हैं, लोग जब अपनी वेकेशन शुरू करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि हम जब उस जगह पर पहुंच जाएंगे तो फिर मज़ा आएगा, वो कहते हैं हम जब घर से निकलें तो मज़ा आना शुरू हो जाए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, अब ये जो हमारे ज़्यादातर रेलवे स्टेशन हैं इनका जो फसाड है ना वो तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो कदीम है ज़्यादातर का, और मेरे ख्याल में फसाड को नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन जो अंदर है ना, अंदर जितना कंफर्टेबल बना सकें, जितना जदीद बना सकें, मतलब यहाँ पर तो जो अनाउंसमेंट होती है उसकी आवाज़ समझना कि खातून कह क्या रही है वो बड़ा मुश्किल काम है।
सो ये सारी चीज़ें, ये नीड ऑफ द आवर हैं। ये पूरी दुनिया में लोग रेलवेज़ पे इन्हसार करते हैं। यहाँ पर जब तक ऐसे नहीं होगा तब तक ज़िंदगी में मसाइल रहेंगे। सर बिल्कुल रहेंगे। सो दूसरा से इसके अंदर आप ये देखें कि जैसे आपने खुद ही कह दिया कि एक ऐसी हमारी रेलवे सिस्टम है जिसमें अमूमन डिलेज़ जो हैं वो हो जाते हैं। रेलगाड़ी टाइम पे नहीं आ रही, ज़ाहिर एक जगह से लेट चलेगी, दूसरी जगह लेट पहुंचेगी। तो दोनों तरफ ऐसी जगह आपको चाहिए जहाँ पे आप सुकून से बैठ सकें। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो एयर कंडीशनड आपके पास एनवायरनमेंट हो। अगर फ़र्ज़ करें उसका आपने रेस्ट करना है, वहाँ पे आपका सफ़र लंबा है, आप कहीं से होते वाते कहीं रुकते रवाते जा रहे हैं, आपका स्टॉप ओवर है, वहाँ पे आपके पास एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप लेट सकें आराम से। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर हो सकती हैं। और अगर तो यहाँ पे जब तक इसकी डिलेज़ नहीं ठीक होते तो फिर जहाँ डिले बर्दाश्त करना है उस जगह को बेहतर करें। मेरा ज़हन ये मानता है कि ये एक अच्छा स्टेप है, स्टेप इन द राइट वे। बिल्कुल स्टेप इन द राइट वे। इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड करता चलूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने, ख़ास तौर पे लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और जो फैसला किया है वो ये है कि हमारा जो चिड़ियाघर है वो रात के वक्त भी खुला रहेगा। वाह। अब वो पूरी रात खुला रहेगा या वो रात कोई 9, 10, 11 बजे तक खुला रहेगा, ये अभी सामने आ जाएगी बात। ये भी मेरे ख्याल में अच्छा कदम है। देखें, इन द फर्स्ट प्लेस हम तो ये समझते हैं कि चिड़ियाघर होने ही नहीं चाहिए, पूरी दुनिया में नहीं होने चाहिए। ये मेरा ये ख्याल है कि ये जो एनिमल राइट्स हैं ये उसके ख़िलाफ़ है। अच्छा, लेकिन अब जब तक उसको ख़त्म नहीं किया जाता, जब तक वो हैं, तब तक आप जो अपना रेवेन्यू है उसको आपने क्यों दिन तक महदूद किया हुआ है? आप उसको रात में भी रखें। अच्छा, जहाँ तक बात है कि जी जानवर तंग होंगे, वो तो आप देखें कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड में जिस वक्त जून के महीने में दोपहर 2 बजे आप अगर चले गए हैं किसी जानवर को देखने, तो वो जो शेड्स बने हुए हैं अमूमन वो उस जानवर उससे बाहर नहीं आते, क्योंकि बाहर ऐसा मौसम ही नहीं है कि वो आ सकें। तो इसी तरह मतलब अगर ये रात को भी खुले रहेंगे और किसी को नीनो आ गई है तो वो अंदर जाके सो जाए, उसको कोई मजबूरी नहीं है कि वो एंटरटेन करे लोगों को। और इसमें एक और चीज़ का भी जिक्र किया गया, वो ये है कि जी अंदर कॉन्सर्ट्स भी करवाए जाएंगे। वाह। वो उसमें जो है ना कंसेंट लेना मेरे ख्याल में जानवरों से ज़रूरी है। उनको पहले गाने मुख्तलिफ आर्टिस्ट के टेप पे सुनाए जाएं, उनका रिस्पॉन्स देखा जाए, उसके बाद आर्टिस्ट्स को पिक किया जाए कि कौन वहाँ आकर कॉन्सर्ट करेगा। उसकी वजह ये ना कि देखिए, मतलब अब जिस तरह ज़राफ़ा है अकेला है उधर, तो आतिफ असलम ने गाना गाया और उसको अपनी एक्स याद आ गई जो कि साउथ अफ्रीका में। एग्जैक्टली, तो फिर वो क्या करेगा? सर ये बिल्कुल आपका आइडिया बहुत अच्छा है सर, लेकिन जो लाहौर ज़ू है उसके बिल्कुल आसपास ही ना CCPO ऑफिस भी है। उनको प्लीज़ बता दीजिए कि अगर नॉइज़ कंप्लेन आई ज़ू की तरफ से तो आपने वहाँ नहीं जाना, ये हम टेस्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि सर आपको पता है हमारी पंजाब पुलिस जो है नॉइज़ कंप्लेंट्स के ऊपर खासी सीरियस है आजकल। तो वहाँ पे अगर जैसे आप कह रहे हैं कि मौसीकी की टेस्टिंग हो रही है, ज़ाहिर सर में एक ऊँची उसके अंदर होगी, ज़ाहिर इतना वो आता उसका इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे आपको लाउड सुनाना पड़ेगा उनको। तो ये ना पुलिस का छापा पड़ जाए कि कौन था, कौन सा ज़राफ़ा था, हिप्पो जो था वहाँ का, वो क्या सुन रहा था, तो ये मसले ना हो जाए। देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि वहाँ पर ज़्यादा ऊंचे ना गाने बजाए जाएं, वहाँ पे हल्की आवाज़ में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ आर्टिस्ट या गाने चलें। क्योंकि आप देखें ना कि हो सकता है कि हिप्पो को जो गाना पसंद है तो वो गाना तोतों को नहीं पसंद, तो उसकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। तो ये मुख्तलिफ अहातों में मुख्तलिफ म्यूज़िक का इंतज़ाम वाह सर, बेसिकली और सर लेकिन इसके अंदर एक और इशू सर, आपको पता है मुझे शौक है इशूज़ निकालने का, ताकि हम सही तरह करें इस चीज़ को कि सर वो जो पीछे खड़े होके क्लिप बोर्ड के ऊपर नोट डाउन कर रहे होंगे कि जी ये जो कौन सी मौसीकी किस जानवर को पसंद आ रही है, वो उस फील्ड के अंदर उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के अंदर एक्सपर्ट्स होने पड़ेंगे ना सर। और वो यहाँ तो तमाम तरह मौजूद नहीं है सर, कि जो देखेंगे जी अगर आपने जो हमारे मंकीज़ का जो पैडॉक है उधर अगर आपने मैडम के गाने लगा दिए तो उनकी रिएक्शन जो है सर, कोई साइंसदान जो समझता है इस चीज़ को, उनके बिहेवियर को, वही बता सकता है कि पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे। क्योंकि सर और शेर का जो इंक्लोजर है वहाँ पे अगर आपने M&M लगा दिए सर, रैप म्यूज़िक लगा दिए, या आपने चले आतिफ असलम लगा दिए वहाँ पे, तो शेर की जो चलनी है उसमें अगर तब्दीली आई है, ये खुशी का इजहार कर रहे हैं या ये वो नाराज़ हो गए आपसे, तो सर आपको एक ढेर सारा अमला भी चाहिए होगा इस चीज़ की तस्दीक करने के लिए। बिल्कुल। और इसमें देखिए कि आपने ना उनको क्लेमेटाइज करना है। आप जितने आर्टिस्ट उनको सुनाएं, उनको होना पाकिस्तानी या इस खित्ते का चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये कहा ना कि जी बेहतर तो ये है कि इनका नेटिव म्यूजिक चला दो, वो तो इनको पसंद ही होगा, तो फिर अगेन वो अपने घर को मिस करेंगे। तो ये भी हम नहीं चाहते, उसमें उनसे उदासी पैदा होगी। और सर इसके अंदर मैं अगर आपको अल्टीमेट इसका सोल्यूशन बता दूं
तो सर आप सबके लिए, तमाम लोगों के लिए अताउल्ला खान ईसा खेल भी लगाते सर, उसके बाद और या खान साहब लगाते। इन दोनों के बाद अगर कोई जानवर नाराज भी है ना, तो सर मैं चाहता हूँ वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाए। हमें सर ऐसा नहीं चाहिए जानवर सर यहाँ पे, जो इन दोनों आर्टिस्ट को वो नहीं करता। बिल्कुल, वो असल में आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि जो हमारा इंडिजिनस म्यूजिक है उसकी ये दो मिसालें ऐसी हैं जिनको पूरी दुनिया ने सराहा है। तो इसका मतलब है कि मतलब सबका कान इनके लिए ट्यून्ड है। तो हाँ। चिड़ियाघर वालों से भी हम एक्सपेक्ट करेंगे। अगर किसी शख्स की जो है किसी किस्म की अगर एज जो है, अगर वो यंगर लौट के हैं और नुसरत अली खान साहब से वो इतनी उनको पता नहीं है, तो उनको राहत फतेह अली खान साहब सुना दें। लेकिन एक खासा तौर पे बैन लग जाए चाहत फतेह अली खान साहब कि वो हमने इनको नहीं सुनाना, क्योंकि सर वो फिर आदतें खराब होगी सर। हाँ जी बिल्कुल, ये आप इंसान नहीं, हम जानवरों की बात जानवरों की बात। सर आप आगे चलते हैं अपनी दूसरी सर, ये अब हमें सर टोन चेंज करनी पड़ेगी सर। ये बहुत ही खबर है, इसमें हमें खुश होना चाहिए, लेकिन खबर की नौयत बड़ी संजीदा है सर, क्योंकि सर हम बात करें दुबई की सर, यूएई और सर पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो कुछ अरसे से वो एक डिप्लोमेटिक तौर पे हुकूमत से हुकूमत के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरीन है। हमारा बड़ा मुहसन दोस्त मुल्क है और हमारी हमेशा जब हमें ज़रूरत पड़ी है हमारी मदद की है उन्होंने, और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं हमेशा। अलबत्ता जो मुसाफिर यहाँ से दुबई जाना चाहते हैं वो अगर वेकेशन टूरिज़म तफरी की हद तक जाना चाहें तो वीज़ाज़ जो हैं उनकी बंदिश जो है उसका सिलसिला जो है वो बंदिश ज़रा सख्त लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल कर दी क्योंकि वीज़े लग भी रहे हैं, बट उसके अंदर रुकावटें जो हैं वो उनकी मिसालें जो आपको आए दिन मिलती हैं। लोग मिलते हैं ऐसे जो कहते हैं जी कि मैं 15-20 दफ़ा होके आया हूँ या होके आई हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरा रिजेक्ट हो गया। तो उनकी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री उसकी वजह नहीं है। उन्होंने दुबई वालों ने एक पॉलिसी बनाई हुई है जिसका हमें भी नहीं पता वो पॉलिसी एग्जैक्टली है क्या। बीच में बहुत सारी आई कि जी आप 30 लाख रुपया दिखा दें तो आपका वीज़ा लग जाएगा, आप अकेले नहीं जा सकते अगर आप मैरिड हैं, अगर आप वीज़ा अप्लाई इकट्ठे कर रहे हैं तो जिन लोगों ने अप्लाई किया उन सारों को वहाँ पहुँचना है। तो ये इस किस्म की चीज़ें होती नहीं। तो अब सर मेरा ये जो खबर मैं बता रहा हूँ इसका इस वीज़ा पॉलिसी से कुछ ना ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता एक इनिशिएटिव जो पाकिस्तान और यूएई के बीच में जिसको रोड टू मक्का का नाम दिया जा रहा है, उसके अंदर एक इमिग्रेशन निज़ाम जो है वो लागू कर दिया जाएगा, और वो यूएई में नहीं लागू किया जा रहा, वो पाकिस्तान में लागू किया जा रहा है। यानी कि अब से अगर आपका वीज़ा लगा हुआ है तो आपकी इमिग्रेशन जो है वो पाकिस्तान में ही हो जाएगी टू यूएई, और वहाँ आप लैंड करेंगे, समझिए आप एज ए डोमेस्टिक आप विजिटर लैंड करेंगे और वहीं से आप अपना बैगेज लेके बाहर चले जाएंगे। ये सहूलत जो है ये अबू धाबी में भी इतिहाद एयरलाइन जो है वो देती है। जो मुसाफिर अमेरिका जा रहे होते हैं उनकी इमिग्रेशन अबू धाबी में ही हो जाती है। तो इस किस्म की चीज़ ये जो हमारा जिना एयरपोर्ट है कराची में, उधर सबसे पहले मुतारिफ़ कराई जा रही है। मोहसिन नकवी साहब हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात हुई, जो यूएई का एक वफ़द आया हुआ था यहाँ पर, और उसके अंदर इसका एक लाए अमल तय हुआ है जिसके तहत ये चीज़ जो है बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी। तो जिन लोगों का वीज़ा मिल गया उनको और वो कराची से फिल वक्त कराची से, ज़ाहिर है ये लाहौर और दीगर और शहरों में भी, क्योंकि दुबई तो हर जगह से लोग जाते हैं, उधर इस चीज़ को किया जाएगा और लोग जो हैं वो यहाँ से अपनी इमिग्रेशन करा लेंगे ताकि फिर डबल चेकिंग नहीं होगी। यहाँ से उनका स्टैंप लग गया उनके वीज़े के ऊपर, वो दुबई डायरेक्ट उतर के अपना बैगेज क्लेम करके दुबई एंटर कर सकते हैं। जी सर, ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि आपने जो इसका पीछे बताया कि क्यों ये सारे मसाइल हो रहे थे। वो लोग गिला करते हैं कि यूएई वाले के यहाँ से बहुत सारे लोग जाकर बेगिंग करते हैं। रिसेंटली हमने ये भी देखा कि यहाँ से बहुत सारे वीलॉगर भी गए जिन्होंने वहाँ पर जाकर बहुत ही पॉलिटिकली जो है वो हॉट किस्म की टेक्स देनी शुरू कर दी। अब यूएई एक ऐसी जगह है जो कि इस बात को पसंद नहीं करती कि आप वहाँ बैठकर और मुल्कों के ख़िलाफ़ बातें करो। अच्छा, फिर इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ फ्रॉड वाले मामलात भी थे, कुछ गलत पेपर्स बनाकर वहाँ पर जाना और नौकरी की तलाश करना, ये भी उसका मसला था जिसकी वजह यहाँ से करेंसी लेके जाना, बड़ी चीज़ें होती हैं। एग्जैक्टली, जिसकी वजह से आए दिन जो आप कह रहे थे कि पॉलिसी बदलती रहती है उनके वीज़े की। अच्छा, हम अभी रिसेंटली ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर जहाज़ पर बैठ जाते हैं उनको वहाँ से ऑफलोड कर दिया जाता है। ये हमारी ही हुकूमत कर रही है। ये हमारा एक बड़ा मशहूर केस हुआ था जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने एक बंदे को पकड़ा जो कि शायद सऊदी अरब जा रहा था ड्राइवर की जॉब पे, और उससे उन्होंने पूछा कि तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है, तो उसके पास नहीं था। सो बुनियादी बात ये है कि हुकूमत जो है वो अपनी स्क्रूटनी बढ़ाती जा रही है ताकि इस तरह के केसेस यूएई और दीगर ममालिक में कम हों,
ताकि वो लोग हमारे वीज़ाज़ खोलें और हमारे जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो ऊपर जाए बजाय के नीचे आने के। अच्छा, इसी तरह अब ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी इनकन्वीनियंस है। आपने जिक्र किया कि जी आपने फैमिली के साथ वीज़ा लगवाया था, अकेले गए, उन्होंने रोक लिया एयरपोर्ट के ऊपर। अब आप वहाँ पर एयरपोर्ट पर रुके हुए हैं और यूएई के जो हकाम हैं वो आपसे कह रहे हैं कि बीवी बच्चों को कहें कि वो पहुँचें, जब तक वो पहुँचेंगे नहीं आप एयरपोर्ट छोड़ के नहीं जा सकते। अगली फ़्लाइट पकड़ना, पहुँचना 6, 7, 8 घंटे आराम से लग सकते हैं। एक शख्स एयरपोर्ट पर बैठा है। इस तरह की तमाम इनकन्वीनियंस से बचाने के लिए बेहतर यही है कि जो इनकन्वीनियंस होनी है वहाँ पे फॉरेन लैंड में, वो आपको यहीं पे हो जाए। आपने जिक्र किया कि ये काम एतिहाद एयर करती है अबू धाबी में यूएस के लिए, इसी तरह यही काम जो है आप डबलिन से लंदन आना हो तो वहीं पे हो जाता है। आप लंदन जब उतरते हो तो यूर लंडनर, हाँ, ठीक है, उसको जो भी लफ्ज़ कहते हैं डोमेस्टिक के तौर पे। सो बुनियादी बात ये है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, इससे इनकन्वीनियंस कम होगी और जो मसले मसाइल हैं वो यही हो जाएंगे, बजाय कि आप 4 घंटे स्ट्रेस में रहो कि मैं वहाँ पहुँचूँगा और पता नहीं उसके बाद मैं एग्ज़िट ले सकूँगा या नहीं। हाँ सर, इसके अंदर सिर्फ जाहिर है ये कि कुछ लोग जो हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं मतलब उनकी बात ही कर सकता हूँ सिर्फ, कि वो दुबई एंटर होने से पहले ड्यूटी फ्री ज़रूर जाते हैं जो वहाँ पे होती है मौजूद। लेकिन अब वहाँ पे अब मुझे नहीं पता, क्योंकि वो इमिग्रेशन हो गई है, सारा कुछ हो गया है, तो क्योंकि चॉकलेट्स वगैरह आपको पता है जो चीज़ें ज़रा सस्ती मिल जाए वहाँ पे वो लेके फिर दुबई एंटर करते हैं और वापसी में ड्यूटी फ्री हर जगह होती है। तो ये एक इसका मैं सोच रहा हूँ कि शायद कुछ लोगों के लिए हो कि वो लाहौर से फ्लाई करना चाहें, क्योंकि जी वहीं इमिग्रेशन करा लेंगे ताकि ड्यूटी फ्री तक एक्सेस मिल जाए उनको, तो वो एक इसके अंदर चीज़ हो सकती है। बट उसके अलावा मुझे इसमें कोई मसला और नज़र नहीं आ रहा। देखिए, ये मसला भी हल हो जाएगा क्योंकि जिन दिनों में हमारे हालात बहुत ज़्यादा कशीदा थे, मतलब हालातों के दरमियान ठीक थे लेकिन वीज़ाज़ बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, उन दिनों में भी यूएई के हकाम ने कहा था कि जी हम ज़ाहिर है स्क्रूटनी बढ़ाना चाहते हैं, हम पाकिस्तानियों को रोकना नहीं चाहते। उसकी वजह है कि पाकिस्तानीज़ तो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं यूएई में, बहुत प्रॉपर्टी ले रखी है इन्होंने, वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तानी ना आए। इसी तरह ये बनने के बाद भी, इमिग्रेशन यहाँ होने के बाद, वो ज़रूर एक काउंटर बना देंगे उस जगह पर जहाँ पे ये लैंड करें ताकि ये ड्यूटी फ्री से इस्तेफादा कर सकें। बिल्कुल सर। और अगेन हम चाहते यही है कि हमारे हालात जो हैं, मामला जो हैं, ये वीज़ाज़ वाला सिचुएशन जो है जैसे पहले था वैसे रहे। लेकिन मेरा ज़हन सर एक और भी बात करते हैं कि इतना खुला रखना भी शायद गलत है उनमें अपना, क्योंकि हम जैसे मैंने कहा दोस्त मुल्क है हमारा, हम उनकी तरक्की भी चाहते हैं लेकिन हम भी चाहते हैं हमारे लोग भी वहाँ जाएँ। स्क्रूटनी थोड़ी सी बढ़ा दें, अभी जितनी ज़्यादा बढ़ाई हुई है उसमें थोड़ी सी नरमी की ज़रूरत है। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। और सर आपसे गिला है सर, आप और मैं खुद भी शो पे कहते रहते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको लीग खेलनी चाहिए, लीग के ऊपर रुकावटें नहीं होनी चाहिए। यंगर प्लेयर, करंट प्लेयर्स, ओल्डर प्लेयर्स, रिटायर्ड प्लेयर्स, जो लीग बुला रही है और किसी को चाह रही है, उनको पीसीबी की तरफ से या जो भी इदारा इनको रेगुलेट करता है उनको इजाज़त होनी चाहिए। तो इसके अंदर कुछ हमेशा सख्ती होती है, फिर नरमी हो जाती है। इस वक्त हमारे कुछ लड़के गए हुए हैं, बाबर गया हुआ है, रिजवान गया हुआ है, नसीम वगैरह जो थे ये दुबई वाली खेल के हैं, उसमें बड़ी उन्होंने तरक्की हासिल की है। बीबीएल में अलबत्ता कहानी थोड़ी डिफरेंट है सर। बीबीएल में भी हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जो बड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इन दोनों ने बहुत कुछ शानदार मतलब बाबर ने 50s की हैं। हाँ, तो अच्छा 2 वाक़यात हुए सर जिसकी वजह से मैं बीबीएल का खास तौर पर जिक्र कर रहा हूँ और आप पे तो आपने कहा था जाना चाहिए इनको। सर एक मैच के दौरान मोहम्मद रिजवान जो थे बैटिंग कर रहे थे और जो टीम कैप्टन है उन्होंने किसी एक और बैट्समैन को कहा कि आप जाएं और रिजवान को कहें आप रिटायर कर जाएं और आप खेलें जाके। और उसकी वजह थी कि रिजवान जो थे वो स्लो खेल रहे थे और वो जो स्कोर वो चाह रहे थे कप्तान जो थे वो ही वाज़न्ट पुटिंग इट ऑन द बोर्ड, क्योंकि वो अपना बल्ला सेट कर रहे थे वहाँ पे। तो जो रिजवान को जब बुला लिया तो ज़ाहिर है सर ये किसी भी प्लेयर के लिए एक एम्बैरेसिंग चीज़ है, किसी भी मुल्क के लिए एक हल्की सी एम्बैरेसिंग चीज़ है। उसके बाद ये रिजवान का एक बयान भी आया उसके बाद कि जी वो कप्तान थे, कप्तान की बात जो है सुननी चाहिए और मैं हमेशा से सुनता हूँ जो भी कप्तान हो। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने आके मुझसे अपोलोजाइज़ भी किया। लेकिन ज़ाहिर है सर एक मैच जो है उसके अंदर मैच होता है,
जिसको जीतना होता है। किसी की फीलिंग्स को आपने रखना और किसी का दिल नहीं दुखाना जो है वो उसके अंदर ना चीज़ भाई, वो एक वीक कैप्टन की निशानी है कि यार सबको मैंने ना साथ लेके चलना है। साथ लेके आप 11 लोगों को, आप किसी भी अमल में दाखिल हो जाए वहाँ पे आप 11 लोगों को साथ लेके नहीं चल सकते, हो ही नहीं सकता, इंसानी फितरत ऐसी है ही नहीं। सो रिजवान को उन्होंने ये किया, ये एक वाक़या था। फिर बाबर बैटिंग कर रहे थे और स्मिथ जो थे ऑस्ट्रेलिया के वो अपोजिट साइड पे थे, अदर एंड पे, और उन्होंने आखिरी बॉल थी तो बाबर ने शॉट खेली और इजी सिंगल था, लेकिन स्मिथ ने कहा जी कि मैंने नहीं रन लेना क्योंकि मैंने अगला ओवर खेलना है, और उसमें भी यही तासुर जो था वो पाया गया क्योंकि बाबर ज़रा सा स्लो खेल रहे अपना बल्ला सेट कर रहे थे, तो इसीलिए वो फिर वहाँ पे उन्होंने रन नहीं लिया और बाबर इस पर नाराज़ हुए। क्रीज चेंज हुई, उसके बाद स्मिथ ने आके मेरे ख्याल में उस ओवर में 36 मारा या पता नहीं कितना मारा है और उन्होंने काफ़ी स्कोर कर दिया उसके अंदर, और वो इसलिए था कि क्योंकि वो मैच इस पॉइंट पे था कि तब हिटिंग चाहिए थी, बाबर नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई, ना कि जो रिजवान वाली स्ट्रेटजी थी कि यार आप बाहर आ जाइए यहाँ पे। तो ये अब सर 2 वाक़यात हुए हैं और दोनों ना एक सिमिलर चीज़ दिखा रहे हैं, आपको अक्सी कर रहे हैं। देखिए जो बड़े उस पर ना सोशल मीडिया आप देखें तो लोग कह रहे हैं कि जी बाबर 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, बट ऑन दी अदर हैंड आप स्मिथ को देखें ना, उसने 40 बॉलों पे सेंचुरी मार दी। सो फ़र्क तो है। अब ये जो स्ट्राइक रेट होता है ना, मैं कहूँ कि जी 100 का स्ट्राइक रेट अच्छा होता है या 180 का स्ट्राइक रेट अच्छा होता है, ये कंपैरेटिव बात है। ये पिच टू पिच, ऑपोजिशन टू ऑपोजिशन ये वेरी करता है। मतलब एक ग्राउंड है जिसका एवरेज स्कोर ही 140 है, तो उसमें मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि मैं प्लेयर्स से, अपने बैट्समैन से, कि वो 200 के स्ट्राइक रेट पे जाके खेलेंगे, क्योंकि वो तो मतलब अगर 145 स्कोर बनाते हैं तो वो कंपेटिटिव स्कोर है। अच्छा, यही एक पिच है जिसका जो एवरेज टोटल है वो 220 है, तो वहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये 230 करके आएंगे, तो अब वो देख लें स्ट्राइक रेट उसमें क्या बनता है। सो बुनियादी बात ये है कि एक तरफ जब वो इतना तेज़ स्मिथ खेल रहा था तो फिर रिजवान का 120 भी स्लो लग रहा था। अच्छा, इसी तरह मेरे ख्याल में इसमें ना जो भी ये कह रहा है कि जी कुछ तजलील की बात है, तजलील की बात नहीं है। अब ये बात मेरे ख्याल में तो बिल्कुल सबके सामने है कि रिजवान हो जाए, बाबर हो जाए, ये एंकर्स हैं। ये टीम में इसलिए होते हैं कि अगर टीम कोलैप्स कर जाए तो ये एक एंड संभाल लेंगे। इनका ये मकसद ही नहीं है कि ये खुद बड़ा स्कोर, ये खुद ज़्यादा स्कोर करेंगे T20 के अंदर, पिच हिटर्स नहीं, ये है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, अब वो जब तो इनकी ज़रूरत है ये तब काम आएंगे, जब इनकी ज़रूरत नहीं है, आपके पास ओवर्स कम रह गए हैं और पीछे प्लेयर ज़्यादा हैं, तो इनको आप रिटायर करके वापस बुला लें, ऐसे ही होना चाहिए। जो अच्छा, अब जो मुझे इस पूरे में जो गिला है ना, मतलब मैं बड़ा खुश हूँ कि रिजवान के इस किस्म की अफवाहें आई कि रिजवान नाराज़ है, रिजवान छोड़ के वापस आना चाहता है। उसने कहा जी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, जो कप्तान कहेगा हम करेंगे, हमें यही सिखाया गया है और ऐसा ही होता है। ये मैं बड़ा खुश हूँ। जो वाहिद प्रॉब्लम है ना, अगेन मेरे से कोई ज़ाती उससे पूछेगा तो मैं ये कहूँगा, मुझे ज़्यादा पसंद है मैचेस जो लो स्कोरिंग होते हैं, फंसे हुए होते हैं, जिसमें बॉलर्स के लिए भी कुछ होता है जिस पिच के ऊपर, मुझे ज़्यादा पसंद है। हम जब जवान हो रहे थे, हम जब बड़े हो रहे थे, तो हमने बहुत शानदार बॉलर्स देखे थे, हमने इतने अच्छे बैट्समैन तो देखे ही नहीं थे। अच्छा, लेकिन अब जो दुनिया है वो कुछ किसी और तरफ जा रही है। आप इंडिया ने शुरू किया था ये काम, छोटे ग्राउंड, फ्लैट पिचेस, वो चलते चलते ऑस्ट्रेलिया तक चला गया। अब आपको T20 की पिच हर जगह पे इसी तरह की एक मखसूस मिलती है। अभी यही प्लेयर्स जब आएंगे पाकिस्तान वापस, तो फिर एकदम से हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा कि एक वो रावलपिंडी की पिच निकाल के बड़े ही लो स्कोरिंग मैचेस, यही जो अभी रिटायर्ड हर्ट करके बुलाए जा रहे हैं स्टैंड में वापस, यही हीरोज़ बन जाएंगे। अगेन उनका स्किल है, बाबर का और रिजवान का स्किल है कि बस वो आउट नहीं होते, तो उसकी बड़ी अप्रिसिएशन है। वो मतलब टेस्ट में बड़े शानदार उनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए असूली तौर पे। बुनियादी बात यह है कि पूरी दुनिया अब T20 में किसी और तरफ जा रही है और हम किसी और तरफ जा रहे हैं। मुझे फ़र्क ना पड़ता, मेरी पर्सनल लाइकिंग कुछ और है, लेकिन आप मैच क्यों खेलते हो, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स क्यों करवाते हो? क्योंकि आपने टिकट बेचनी है, क्योंकि आपने टीवी राइट्स बेचनी है, क्योंकि आपने मर्चेंडाइज बेचनी है। उसमें जब इतना फ़र्क होगा ना कि दुनिया किसी और तरफ होगी और आप किसी और तरफ होगे, तो फिर शायद हम compete ना कर सकें पैसे कमाने में। दैट्स माई ओनली प्रॉब्लम। सर, ये जो दुनिया इधर जा रही है, मतलब ये हमारा स्टाइल है सर। ये तरीक़ेकार जो है ये हमने हमेशा से किया है।
एंड इट हैज़ वर्कड वेल सो फार, नॉट रियली, लेकिन हमें लगता है कि ये मामला चल रहा है। मैं मजाक कर रहा हूँ सर। दूसरा इसके देखें, चले मैं इस चीज़ से ना एक हद तक मैं इसका किसी किस्म का आपको वो दिखाता हूँ साइड, जो मुझे लगता है कि जो जिससे बेहतरी आ सकती है, वो ये है कि आप अगर देखें, हम कह रहे हैं कि ये तो देखें प्लेयर्स अपने ना करियर के मिड से आगे निकल चुके हैं। ये प्लेयर्स जो हैं अपनी शुरुआत में नहीं है, मिड में नहीं है, उससे थोड़ा आगे निकल चुके हैं। अब आपके पास यंगर लॉट है। हमारी अंडर 19 बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा जा रहा है। वो सारे प्लेयर्स जो उनमें से कुछ PSL में जाएंगे, कुछ इवेंचुअली BBL में जाएंगे और लीगें खेलेंगे, दुबई वाली खेलेंगे, दीगर। अब उनके लिए ना ये वो देख रहे हैं, ये सारा कुछ वो नोटिस कर रहे हैं कि जी हमारे जो सीनियर हैं उनको वापस बुला लिया गया बिकॉज ऑफ लो स्कोरिंग। बाबर को उसने सिंगल नहीं दिया स्ट्राइक रिटेन करने के लिए, अपनी स्ट्राइक लेने के लिए। अब उनको समझदार लोग हैं, वो बच्चे हैं लेकिन समझदार हैं और गेम की समझ है उनको। वो इसको देखेंगे यार और कहेंगे यार कि ये BBL और बाकी लीग्स जो हैं ये बेसिकली आपका ब्रेड एंड बटर हैं और नेशनल प्राइड इज़ नेशनल गेम्स, जिसमें हमने ज़्यादा ना प्रायोरिटी वही होगी सबकी, लेकिन ये ब्रेड एंड बटर है। तो ब्रेड एंड बटर के लिए उनको एक लिस्ट मिल गई, व्हाट नॉट टू डू लिस्ट मिल गई है कि जी हमने भी वहाँ जाके ना, हमने एंकर नहीं बनना, हमने वहाँ जाके हिटिंग करनी है, हमने उन प्लेयर्स की लिस्ट में आना है जो माने जाते हैं कि यार ये मारते हैं। जैसे आप कह रहे हैं T20 क्रिकेट जो है वो चेंज हो गई है, उनको अब लंबे लंबे छिक्के चाहिए, ओवरिंग मैचेस चाहिए। सो वो करने के लिए वो अपने आप को अभी से इक्विप कर सकते हैं मेंटली कि जी हम जो हैं, हम जो एक स्लाइटली पुरानी अप्रोच है पाकिस्तानी क्रिकेट की, हम उसको चेंज करें। सर बोर्ड चेंज नहीं कर रहा, सीनियर प्लेयर्स चेंज नहीं कर रहे, मेरी सारी बैट्स जो हैं इज़ ऑन द यंगर लॉट। शायद सर वो चेंज करें इस चीज़ को आके। इसीलिए तो हम कहते थे कि लीग्स में जाने दें, ये लीग में होगा तो बच्चे देखेंगे तो सीखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में कोई जुर्रत नहीं कर सकता PSL में बाबर को सिंगल ना लेने की और रिजवान को स्टैंड में वापस बुलाने की। तो ये बाहर ही हो सकता और सब देख रहे हैं। बाकी हमारी इज्जत जो बाबर और रिजवान के लिए वो उधर ही इंटैक्ट है, हम कुछ नहीं कह रहे, बट गेम है भाई, उसमें कुछ होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। इस पे लोग जो सेंटिमेंटल और इमोशनल हो जाते हैं उनकी मुझे आज तक नहीं समझ आई। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं, क्रिकेट की दुनिया से ही सर और ख़बरें मिल रही हैं। अभी सर 2 टीमें जो हैं PSL में ऐड हुई हैं। हमने अभी कुछ देर पहले उसके ऊपर बात की थी। 175 करोड़ और 185 करोड़ शायद में 2 टीमें बिकी हैं। एक रिकॉर्ड नंबर जो है ये पैसे स्पेंड हुए हैं इसके ऊपर, एंड गुड लक टू देम फॉर द कमिंग सीज़न। ये नई टीम्स होंगी, नए प्लेयर्स होंगे और लोगों को मौका मिलेगा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ 2 टीमें ऐड हुई और एक टीम जो है मुल्तान सुल्तान्स, उसकी इर्द गिर्द जो कंट्रोवर्सी थी वो बड़ी देर चलती रही। अली तरीन साहब जो मुल्तान सुल्तान के मालिक थे, उन्होंने ख़ुद से इस्तीफ़ा दिया और वो अपनी टीम से उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला उस बुनियाद पे किया कि मैं इस लीग से मोहब्बत करता हूँ, एक टीम मेरे लिए कुछ नहीं है। उसके बाद ये बात भी हमें नज़र आई कि जो 2 टीमें जो अब फॉर ग्रैब्स थी, उसके अंदर अली तरीन ने पहले ये कहा कि वो उसके अंदर बिडिंग में शामिल होंगे, लेकिन फिर उन्होंने उससे मना कर दिया कि जी मैं बिडिंग में नहीं आऊँगा। उन्होंने अलबत्ता ट्वीट ये कर दी कि मुल्तान सुल्तान जो है, अगर उसके मामले पे फिर से कोई उसकी ओनरशिप जो है वो किसी को दी जाएगी तो उसमें मैं आऊँगा, क्योंकि मेरा दिल जो है वो साउथ पंजाब में बसता है और मैं वो वाली टीम लेना चाहता हूँ। PCB ने पहले ये फैसला किया था कि वो मुल्तान सुल्तान को PCB खुद रन करेगा इस सीज़न के लिए, लेकिन अब खबर ये आई है कि PCB जो है वो मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप जो है वो किसी को देना चाह रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुल्तान सुल्तान एक इस्टेब्लिश टीम है, मुल्तान सुल्तान की एक थोड़ी सी लेगेसी सी बन गई। लेगेसी से मेरा मुराद है कि मतलब उन्होंने कुछ सीजन्स खेल ली हैं, उन्होंने कुछ जीते हुए भी हैं, फाइनल्स में कितनी दफ़ा पहुँची हैं, सबसे ज़्यादा टीम फाइनल में पहुँची है। सो मुल्तान सुल्तान जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, तो उसकी ओनरशिप जो है अब चूंकि वो मार्केट में है, तो अली तरीन साहब तो भरपूर कोशिश करेंगे मेरे ख्याल में, और वो चाहेंगे कि वो मुल्तान सुल्तान के फिर से ओनर बन जाए। लेकिन ज़ाहिर है इसके अंदर PCB वाला जो पुराने मसाइल हैं, आया वो हल हुए हैं, वो सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, वो क्या मामला है हमें अभी नहीं पता। अलबत्ता बहुत सारे लोग जो इन 2 टीमों की बिड जो है उसमें शामिल थे लेकिन जीत नहीं पाए, वो भी चाहेंगे कि कोई टीम ओन कर ले वो। ये तो आपको देखें ना सर, ये तो एक आपको सॉर्ट ऑफ +1 मिल गया ना, बाय 2 गेट 1 फ्री टाइप चीज़ मिल गई आपको PSL की हद तक। तो इसके अंदर क्या होगा ये वक्त बताएगा। बट मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप जो है PSL जो है वो चाह रहा है कि इस सीज़न से पहले किसी को दे दी जाए।
जी, ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया है। उसकी वजह ये है कि अभी अभी बिडिंग हुई है 2 नई टीम्स की, आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिले हैं, इसका मतलब है इन्वेस्टर सेंटिमेंट हाई है। दिस इज़ हाई टाइम टू सेल द थर्ड टीम जो कि आपने रखी हुई है। उसकी वजह ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह करेगा हर साल तरक्की होगी, अगले साल बहुत अच्छा होगा। बट व्हाट इफ़ खुदा ना खास्ता समथिंग गोज़ रॉन्ग, तो अगले साल अगर बिडिंग के नतीजे में कम पैसे मिलते तो उससे बेहतर नहीं था कि अभी जब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हाई है तो अभी बेच दिया जाए। दूसरी चीज़ ये कि जो हम बात कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कुछ ख़राब हो जाए, देखें यहाँ पे एयरलाइन से लेके तो डिस्कोज से लेके तो हर चीज़ हम प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। ये एक प्राइवेटली रन टीम जो कि 7-8 साल जिसको हो गए हैं, जैसे आपने बताया एक प्रॉपर अपनी लेगेसी एक फ़ैन बेस बना चुकी है, इसको जब आप सरकार के हवाले कर देते तो कितने खदशात सबके बढ़ जाते कि ये किस तरह से चलेगी। बहुत अच्छी बात है। मतलब अब अगेन ये देखना पड़ेगा कि नंबर 1 अली तरीन साहब के साथ जो है पीसीबी के मामलात ठीक हुए कि नहीं हुए, नंबर 1 चीज़, क्योंकि अगर वो नहीं ठीक हुए तो फिर अगर रिफ्ट रहनी है तो फिर इसका फ़ायदा कोई नहीं। दूसरी चीज़ ये कि अब जब देख लिया है अली तरीन साहब ने कि वो 2 नई टीम्स कितने पैसों पे गई है, तो ये वाली टीम भी कोई कमोबेश उसके आगे पीछे ही रहेगी। तो इतने पैसे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि उनका तो गिला पहले ही ये था कि क्योंकि वो बाकी सबसे ज़्यादा पैसे पे कर रहे थे तो वो तो ब्रेक इवन पे ही नहीं पहुंच सके पिछले 5-6 साल में। तो इसलिए वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। कोई नई पार्टी आएगी जो इंटरेस्टेड थी नई टीमों में, वो नहीं मिल सकी, वो कोई आ जाएगा। व्हाटएवर द केस, ये बहुत अच्छा है कि पीसीबी मुल्तान सुल्तान को नहीं चलाएगा, इसको फौरी तौर पर बिडिंग के ज़रिए ऑक्शन कर दिया जाएगा। हाँ सर, अगेन देखिए ये वही वाली डिबेट है जो आप और मैं करते हैं वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। आप बड़ी मिसालें हैं, एक डिस्को भी ऐसा यहाँ पे था जो कि है रादर जो प्राइवेटाइज हुआ, लेकिन वहाँ पे पब्लिक ओवरसाइट जो थी, पब्लिक सेक्टर ओवरसाइट रही और मामलात जो है ख़राब से ख़राब होते रहे। अभी हमने आरिफ बीब साहब से भी उस दिन पूछा था कि जी इसके अंदर कोई हुकूमती दखलंदाजी रहेगी या नहीं रहेगी, तो उन्होंने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि जी ये अब हम इसको चलाएंगे एक इन अ प्राइवेट मैनर। सिमिलरली पीएसएल जो है एक लीग है ओन्ड बाय प्राइवेट सिटीजन्स, बट एक ऊपर एक पीसीबी का एक मैनेजमेंट का सिस्टम है, लेकिन वो ओनरशिप उनकी, वो टीमों के अंदर मुदाखलत नहीं है उनकी। सो मुल्तान सुल्तान एक वाहिद ऐसी चीज़ बन जाती है इसके अंदर, ये ना उसका चार्म या उसका ना बैड टेस्ट क्रिएट हो जाता। तो मेरे ख्याल में ये उनका बहुत अच्छा फैसला था। आगे जाते हुए हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या मामलात होते हैं, ये वक्त बताएगा। बहरहाल आज के लिए हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।